का हमारा जो टॉपिक है ये है IAS 12 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12। ये हमने आज पढ़ना है। हम कैंडल हमने सॉल्व किया था, हमने कीस्टोन सॉल्व किया और हमने एक और क्वेश्चन मॉर्टन सॉल्व किया था। इन तीनों में इनकम टैक्स जरूर था और मजेदार बात यह है कि जितने भी 15-20 क्वेश्चंस हैं फाइनल अकाउंट्स के, उन सब में इनकम टैक्स जरूर होगा और यूजुअली प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट भी होगा। यानी ये दो नोट तो हमेशा रहते ही हैं, क्योंकि कंपनी नॉन करंट एसेट के बगैर नहीं होती और कंपनी टैक्स दिए बगैर उसका गुजारा नहीं होता। तो ये दो चीजें या ये दो स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो मैंडेटरी हैं। अभी तक हमने जो पढ़ लिया है या जो देख लिया है वो तो ठीक है, अपनी जगह पे है, लेकिन कैंडल में हमने सीख लिया, कीस्टोन में देख लिया, मॉर्टन में देख लिया, लेकिन बात वो है कि अब IAS 12 होल एंड सोल भी तो एक चीज है, उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है ताकि हम फिर फाइनल अकाउंट के अगले क्वेश्चंस कर सकें। याद रखना IAS 12 के दो पार्ट्स हैं, ठीक है? कितने पार्ट्स हैं? दो। एक है करंट ईयर टैक्स और एक है डेफर टैक्स। एक है करंट ईयर टैक्स और एक है डेफर टैक्स। सबसे पहले मैं आपको करंट ईयर टैक्स बताऊंगा। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे करंट ईयर टैक्स को। करंट ईयर टैक्स क्या है? देखो, करंट ईयर टैक्स हमने पढ़ा है कैंडल, कीस्टोन और मॉर्टन के अंदर कि करंट ईयर टैक्स एक्सपेंस होता है और एक लायबिलिटी होता है और ये अमाउंट हमेशा गिवन होती है। लायबिलिटी ये कौन सी होता है? ये करंट लायबिलिटी होता है और इनकम स्टेटमेंट यानी SOCI में ये एक्सपेंस होता है। ये हम करते हुए आए हैं, 3 क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं, यही है। लेकिन क्या इसकी कोई एडजस्टमेंट्स हैं? क्या इसकी कोई कैलकुलेशंस हैं कि यह हमेशा गिवन होगा? तो बात ये है कि करंट ईयर टैक्स गिवन होगा, लेकिन इसकी एक एडजस्टमेंट हमारे कोर्स का पार्ट है। यानी करंट ईयर टैक्स आपको बताएगा एग्जामिनर कि इतना है और एक एडजस्टमेंट इसकी है जिसको हम कहते हैं ओवर या अंडर प्रोविजन। ये एक एडजस्टमेंट हमने देखनी होती है। अब एक बात समझना, ओवर या अंडर प्रोविजन क्यों आता है? आपने टैक्स पढ़ा है, सही है, FR FTX आपने देखा है। टैक्स की जो पेमेंट होती है ना, वो अकाउंटिंग के हिसाब से नहीं, टैक्स ईयर के हिसाब से होती है। अब टैक्स ईयर 6 अप्रैल से 5 अप्रैल होता है और फिर उसके 9 मंथ्स के बाद जो 10वां महीना है उसके पहले दिन जो है वो टैक्स की पेमेंट होती है। तो ये तो एक बहुत लॉन्ग पीरियड है ना, एक्चुअल टैक्स की पेमेंट काफी टाइम के बाद है। लेकिन मसला ये है कि जो हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं वो तो ईयर एंड पे हो जाती है और ईयर एंड के 2.5 महीने के अंदर अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं और ऑडिट हो जाता है और फिर पब्लिश हो जाते हैं। टैक्स तो काफी टाइम बाद इसका सॉल्व करता है, रियल टैक्स। तो अकाउंटिंग के अंदर जो करंट ईयर टैक्स होता है ना, ये एस्टिमेट होता है। क्या होता है? एस्टिमेट। यानी हम आपको अगर कहें कि आप पिछले क्वेश्चंस देखें, उसमें जो करंट ईयर टैक्स दिया हुआ था उसमें लिखता था वो एस्टिमेटेड था कि नहीं ऐसा? जी सर। अब वो एस्टिमेट है, रियल फिगर बाद में आएगी। तो जब रियल फिगर आ जाएगी तो रियलिटी एस्टिमेट से 100% सेम हो, क्या ये जरूरी है? नहीं। तो या इस वजह से या तो हमारे पास अंडर प्रोविजनिंग आती है या ओवर आता है। अगर ओवर आ गया, ओवर का मतलब हमने टैक्स ज्यादा दे दिया, तो क्या करेंगे? उसको हम करेंगे, माइनस कर लेंगे इस साल में। और अंडर आया, इसका मतलब हमने पिछले साल कम एक्सपेंस कर दिया था, तो फिर हम उसको क्या कर लेंगे? प्लस करके अपने एक्सपेंस को इस साल के एडजस्ट कर लेंगे। यानी हर अगले साल पिछले साल की ओवर या अंडर प्रोविजनिंग को चेक करना होता है। हर साल क्या करना होता है? हर अगले साल, जैसे अगर हम 2022 की बात करेंगे तो 2022 का तो एस्टिमेट गिवन होगा, लेकिन जो 2021 है, पिछला साल है, उसका हम क्या करेंगे? उसको हम चेक करेंगे कि ये ओवर अंडर तो नहीं हो रहा। बात समझ आ रही है? जी सर। पर कैंडल हमने किया, कीस्टोन हमने किया, मॉर्टन हमने किया, उसके अंदर तो ऐसा नहीं था। उसके अंदर नहीं था, ओवर या अंडर गिवन नहीं था।
अब आप जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ओवर और अंडर नोट में लिखा होगा, और ओवर और अंडर उसी वक्त हम करेंगे जब नोट्स में मेंशन होगा। पॉइंट क्लियर है? जी सर। ये जो करंट ईयर टैक्स का एस्टिमेट है, ये हमेशा याद रखना, ये बैलेंस शीट में जाता है। कौन सी लायबिलिटी होता है? करंट। करंट लायबिलिटी होता है। यानी जो एस्टिमेट गिवन होगा, दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर, वही हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी है। तो सर ये ओवर या अंडर करने के बाद जो ये आंसर आता है, ये क्या है? ये जो आंसर है ये है सॉकी, यानी इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर आपका एक्सपेंस का फिगर। यानी इनकम स्टेटमेंट में जो एक्सपेंस जाएगा वो ओवर और अंडर प्रोविजनिंग को देखने के बाद जाएगा, और बैलेंस शीट में पूरे का पूरा एस्टिमेट आप लायबिलिटी में दिखाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? जी सर। हमें पता मतलब है, जितना ज्यादा या कम होगा वो हम एक्सपेंस में ले जाएंगे। एक्सपेंस में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। सही। अब एक सवाल है, सर ओवर है कि अंडर हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो, एक होता है ट्रायल बैलेंस, बना हुआ होता है क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस गिवन होता है ना। जी। अब आपको ये यूं लिख देगा, करंट ईयर टैक्स। अब डेबिट साइड पे लिखेगा या क्रेडिट साइड पे लिखेगा? ठीक है, मैं लिखता हूँ। जैसे कि अगर यूं दिएगा, ये इस तरह से गिवन है, या फिर यूं भी हो सकता है ना। ये आपके एग्जामिनर की अप्रोच है, वो बताता नहीं है कि ये अंडर है कि ओवर है, हमें खुद सोचना पड़ता है। तो हमने एग्जामिनर हमसे खेलेगा तो हम भी उससे खेलेंगे, हमने भी ट्रिक निकाल ली है। अगर वो क्रेडिट साइड पे देगा, कौन सी साइड पे देगा? क्रेडिट। अगर वो क्रेडिट पे लिखेगा और नीचे लिख देगा कि जो ऊपर है वो अंडर या ओवर है, खुद सोच लो। क्रेडिट पे होगा तो ये हमेशा ओवर होगा, और अगर वो डेबिट पे लिख के देगा तो ये हमेशा अंडर होगा। ये आपने याद, हिंट है ये हमारे लिए। एग्जामिनर हमें बता देगा, क्या बताएगा भाई? एग्जामिनर हमें बताएगा कि करंट ईयर टैक्स है। अच्छा भाई, करंट ईयर टैक्स है, और वो ऊपर ट्रायल बैलेंस में एक अमाउंट लिख के बता देगा कि भाई ये जो ऊपर ट्रायल बैलेंस अमाउंट है ना, ये अंडर या ओवर की अमाउंट है। अब हम परेशान हो जाएंगे कि अंडर है कि ओवर है। हम क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे कि यार ये अंडर है कि ओवर है। तो फिर हमने इसका क्या तरीका निकाला हुआ है, हमें पता रखना है कि अगर वो क्रेडिट में बोलेगा तो इसका मतलब है ये ओवर है, और अगर वो डेबिट पे लिख के देगा तो इसका मतलब है ये क्या है? अंडर। अंडर। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा एक पास पेपर की। 2 मिनट के लिए हम उस स्क्रीन पे शिफ्ट होंगे। ये क्वेश्चन है आपकी रिवीजन किट का, इसका नाम है कैंडी। ठीक है, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ आपने उतना रीड करना है। ठीक है, हाईलाइटेड लाइन को रीड कीजिए। अब प्रोविजन ऑफ कितना? 2.4 million is required for current income tax on the profit for the year. The balance on current tax in the trial balance is under over provision of tax for the previous year. अब बात समझना, ये कहता है कि भाई, मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। जी। करंट ईयर एस्टिमेटेड है कितना? 2.4 million, मैं 2400। 30 पे राउंड करता हूँ तो 2400 हो गया, ऐसा ही। जी। अब ये कह रहा है कि भाई ये ओवर या अंडर है कहीं ना कहीं। अब मैं जरा ऊपर जाता हूँ, ओवर अंडर देखो दोनों वर्ड्स यूज किए हैं, बता नहीं रहा कि ओवर है कि अंडर। अब ट्रायल बैलेंस में हम गए, देखो ये ट्रायल बैलेंस है, करंट ईयर टैक्स लिखा हुआ है, नजर आया? जी। किस साइड पे लिखा हुआ है? क्रेडिट। तो अब हमें कैसे पता चले कि ये अंडर है कि ओवर है? क्रेडिट पे तो ओवर। ओवर क्या बोलेंगे इसको? ओवर प्रोविजन। प्रोविजन। ओवर प्रोविजन यानी आपने ज्यादा एक्सपेंस कर दिया है पिछले साल, इस साल एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा? माइनस कितने से? 1100 से। 1100। कितना आया? 1300। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा, ये 1300 जो है ये मेरा एसओसीआई के अंदर एक्सपेंस होगा, कोई मसला? जी। नहीं।
और ये जो 2400 है ये करंट लायबिलिटी होगी। ये मेरी करंट लायबिलिटी होगी किसमें? SOFP में। बैलेंस शीट के अंदर। एनी क्वेश्चंस? नहीं। ये मैंने आपको डायरेक्ट रिवीजन किट से कराया है, ठीक है। हम्म। इसको अगर कॉपी करना है तो कर लीजिएगा। जी सर। हो गया सर। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये भी आपकी रिवीजन किट का है, इत्तेफाक से, ठीक है। ये भी हम करते हैं ताकि हमारा करंट ईयर खत्म ही हो जाए। क्वेश्चन का नाम है ड्यून, वो जो साथ किया था वो था कैंडी। ड्यून है, करंट ईयर टैक्स दिया हुआ है कितना 1400 और इसका नोट 1400। नंबर 4 है। अब आपने बताना है, ठीक है। नोट 4 पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे? जितना मैं हाईलाइट करूंगा, क्योंकि अभी हम डेफर्ड टैक्स पूरा कंप्लीट इंशाल्लाह कर जाएंगे। ये है नोट 4, पढ़ें। A provision for income tax for the year ended 31st March of 12 million is required. The balance on current tax represents the under over provision of the tax liability for the year ended March कितना करंट ईयर एस्टिमेट है? 1200। और ऊपर जो है वो या तो ओवर है या तो अंडर है, हमें कैसे पता चलेगा भाई? क्रेडिट पे क्रेडिट पे। ओवर प्रोविजन है 1400। तो कितना आंसर आया? 10,600। अब ये जो 10,600 है ये मेरा एक्सपेंस है सौकी में यानी जी। पीएनएल में, और जो मेरी करंट लायबिलिटी होगी बैलेंस शीट में वो कितने से आएगी? पूरी की पूरी 12 12,000। million। एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। ये है हमारा करंट ईयर टैक्स। और जो मैंने अभी पढ़ाया, जो मैंने अभी आपको बतलाया, इसकी थ्योरी सर अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो ड्राइव जो हमारी शेयर ड्राइव है F7 की, उसके अंदर मैंने जी। इसके पूरे नोट्स रख दिए हैं। तो ये सबसे पहले स्टार्ट होता है करंट ईयर टैक्स से, और करंट ईयर टैक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। करंट ईयर टैक्स जितना होता है हमने कर लिया है। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं फटाफट। देखें, सिंपल कंपनी है, एस्टिमेट है उसका 180,000, ठीक है। ये आ गया करंट ईयर टैक्स का एस्टिमेटेड। कोई मुश्किल, कोई सवाल? नहीं सर। आगे क्या कहता है? In the previous year, the income tax liability had been estimated as 150. हमने पिछले साल जो पे किया वो कितना पे किया गवर्नमेंट को? 150। रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, रिक्वायरमेंट ए में है कि भाई हुआ ये था, आपने 150 पे तो किया, लेकिन जब पता चला, जब ईयर खत्म हुआ, टैक्स की कैलकुलेशन हुई, तो पता चला कि टैक्स देना कितना था? 165। आपने कितना दे दिया था? 150। तो आपने कम दिया है ज्यादा दिया है? कम। तो अंडर प्रोविजन का मतलब 15,000 आपको इस साल खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। कोई मसला? सर ये पिछले साल का है ना? हाँ देखो, हम 2018 पे खड़े हैं, 2017 का हम्म। बता रहा है। तो ये हमारा एसओसीआई में एक्सपेंस आ जाएगा 195, और करंट लायबिलिटी तो हमारी वही है, उसका कोई इशू नहीं है। बी पार्ट में कहा उसने कि भाई 180 तो इस साल का एस्टिमेट है, ठीक है, लेकिन जो पिछले साल का रियल अमाउंट बनता था वो 140 बनता था। आपने पे कितना किया हुआ है? 150। कितना ओवर है अंडर है? ओवर है। तो इस साल माइनस। सही है, हम माइनस करेंगे। तो बी रिक्वायरमेंट में सॉकी का एक्सपेंस कितना आएगा? 100। 170। इसने सिर्फ पीएनएल का इम्पैक्ट पूछा है तो हमने पीएनएल का इम्पैक्ट बता दिया। ये आसान लगा होगा, हमने अभी रिवीजन किट में जिस तरह से आता है पास पेपर में वो तरीका भी आपको सिखा दिया है। कोई मसला? नहीं सर। करंट ईयर टैक्स कंप्लीट हो जाता है, जो आपके कोर्स में एफआर के कोर्स में इतना ही है, ठीक है। अब हमने पढ़ना है डेफर टैक्स। डेफर टैक्स क्यों है, कैसे है, इसका हमने एक तरीका, एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो उसी फॉर्मेट से इसको इंशाल्लाह करेंगे तो आसानी रहेगी।
डेफर टैक्स क्या होता है? डेफर टैक्स क्यों आता है? ठीक है, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखो, अकाउंटिंग के अंदर और टैक्स के अंदर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो अलाउड और नॉट अलाउड में फर्क होता है। सबसे पहली चीज है इसमें डेप्रिसिएशन। अगर मैं बात करता हूँ अकाउंटिंग की और मैं बात करता हूँ टैक्स की, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लेती है अपने हिसाब से, टैक्स डेप्रिसिएशन नहीं लेता। टैक्स डेप्रिसिएशन की जगह पे जो लेता है वो होता है कैपिटल अलाउंस। ऐसा ही है, जी सर। यानी डेप्रिसिएशन अलग है, कैपिटल अलाउंस अलग है, क्योंकि टैक्स जो है वो डेप्रिसिएशन को नहीं मानता, टैक्स डेप्रिसिएशन को नहीं मानता। यानी होता क्या है फिर, इन दोनों की लड़ाई में हम लोग फंसते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, ठीक है, 10,000 का प्लांट है, कॉस्ट है इसकी, तो कॉस्ट तो दोनों जगह सेम है, टैक्स हो या अकाउंटिंग हो। अब मसला ये है, अज्यूम करते हैं कि अकाउंटिंग इसको कह रही है भाई, कि अकाउंटिंग कहती है कि इसको आप 20% स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट करो। कितना आएगा डेप्रिसिएशन? 2,000। कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी? 8,000। 8,000। टैक्स कहता है भाई हम अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, हम तो टैक्स अलाउंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टैक्स अलाउंस। और 18% लगाएंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, WDA, रिटर्न डाउन अलाउंस। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 18,000 लगाएंगे। ठीक है भाई, बदमाशी लगाओ। कितना आएगा इसका आंसर? 8,200। क्या दोनों की वैल्यूज फर्क कर गई? जी सर। टैक्स के हिसाब से जो आंसर आया ना, इसको कहते हैं टैक्स बेस। क्या कहते हैं? टैक्स बेस। अब मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग में ये डेप्रिशिएट हो के किस पे पहुंच जाएगी? कैरिंग अमाउंट। आफ्टर सम टाइम जीरो हो जाएगी कैरिंग अमाउंट। जी। टैक्स में भी ये 18 18 18 18 लग के एक टाइम आ गया ये भी जीरो हो जाएगा। जी। यानी इन दोनों में जो फर्क है, कितने का फर्क नजर आ रहा है हमें? 200। ये 200 का फर्क अभी है, लेकिन ओवर द लाइफ ऑफ एसेट, अकाउंटिंग में भी ये एसेट जीरो पे आ जाना है जब अगर फुली डेप्रिशिएट होता है, बिकता नहीं है तो। और टैक्स के हिसाब से भी ये फुली डेप्रिशिएट होके जीरो पे आ जाना है। यानी अल्टीमेटली रिजल्ट सेम है, लेकिन ये फर्क सिर्फ सालों का है, सालों की परसेंटेज का फर्क है, लेकिन अल्टीमेटली ये जीरो हो जाएगा। इसको अगर मैं और आसान करूं आपके लिए, मैं अगर इस परसेंटेज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं ताकि और ज्यादा समझ आए मिस्टर मुस्तफ़ा को और बाकियों को जो रिकॉर्डिंग देखेंगे, कि देखो अगर मैं इसको कहूँ कि भाई ये अकाउंट कहता है 25% स्टेट लाइन में टैक्स, ऐसा कहता नहीं, हम अजम्पशन ले रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे टैक्स के रूल्स नहीं पढ़ने। ये गिवन होगा हमारे पास कि टैक्स का परसेंटेज क्या है, आमतौर पे निकला हुआ होता है। 25% का मतलब 25 25 25 25, 4 सालों में ये एसेट जीरो हो जाएगा। ऐसा ही है कि नहीं है? जी सर। और 20% का मतलब 5 सालों में 20 20 20 20 20, 5 सालों में एसेट जीरो हो जाएगा। ऐसा ही है कि नहीं है? यानी अकाउंटिंग इसको 5 सालों में जीरो करेगी, टैक्स इसको 4 सालों में जीरो करेगा। होना जीरो है, तो ये जो फर्क है ना इन दोनों के अंदर, ये फर्क कहलाता है टेम्परेरी डिफरेंस। क्या कहलाता है? टेम्पररी डिफरेंस। अब मसला है, इस टेम्परेरी डिफरेंस में एक पॉइंट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट है। ये प्लस में आंसर आया कि माइनस में आया? प्लस। प्लस। अब ये प्लस माइनस तो मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, तरीकाकार जो है वो क्या है वो जरा समझ लो पहले, फिर मैं इसका आपको जुगाड़ बता देता हूँ। कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस कम है, ये पॉजिटिव आंसर आया। इसको कहते हैं टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। क्या कहते हैं? टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। यानी आंसर जब भी प्लस में आ जाए तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होता है। ये प्लस में क्यों आता है, इसकी लॉजिक है, कैरिंग अमाउंट यानी अकाउंटिंग की कैरिंग अमाउंट हायर होगी और टैक्स बेस जो है वो क्या होगी? लोअर होगी। तो ये जो आएगा उस आंसर को हम फरमाएंगे क्या? टैक्सेबल। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। एनी क्वेश्चंस?
नहीं, आंसर पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव आया ना बस। हम्म। अब देखो, अब ये टेम्परेरी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ गया। हम्म। अब रिवैल्यूएशन भी इसमें इम्पैक्ट करती है। क्वेश्चन खुद बताता है ना कि रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट लेना है कि नहीं लेना। कैंडल में लिखा था नहीं लो, जी। कीस्टोन में लिखा था लो, याद है, हम्म। और मॉर्टन में बोला था नहीं लो। आगे हम 2 जी। क्वेश्चन और करने वाले हैं तो उसमें कहेगा लो। ड्यून और कैंडी हम करेंगे, उसमें कहेगा लो। तो रिवैल्यूएशन का जो इम्पैक्ट हम सीखेंगे थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे आएगा। अभी खाली इसको समझ लो कि आते है, कोई चीज आती है यहाँ रिवैल्यूएशन कैसे आती है, वी विल लर्न लेटर ऑन। ओके, अभी तो मैं फॉर्मेट कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला। नहीं। अब इस पे लग जाएगा टैक्स का रेट। क्या लगेगा? टैक्स का रेट टैक्स का रेट लगने के बाद लेट सपोज टैक्स का रेट है 20%। क्या आंसर आएगा ये? 100। ये 100 को हम बोलते हैं सीडी बैलेंस ऑफ डीटीएल। याद है कैंडी के अंदर 6000 गिवन था कि हम्म। वी नीड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 100 और ओपनिंग बैलेंस 5800 था। ये जो क्लोजिंग बैलेंस कैंडल में गिवन था ना 5000 सॉरी 6000 का, वो इस तरह से निकल के आया था। वहां पे निकलवाया नहीं था, लेकिन आइंदा एग्जामिनर बोलेगा निकालो। तो अगर निकालने हम्म। का आएगा, नोट सॉल्व करना आएगा, तो फिर इस तरह से हमें सॉल्व करना होगा कि सीडी बैलेंस ऑफ डीटीएल आया। सीडी बैलेंस को कंपेयर करेंगे किससे? बीडी। बीडी से। और हमारे पास सॉकी का इम्पैक्ट नजर आ जाएगा। कोई सवाल? नहीं। ये एक्सपेंस है। और ये जो सीडी है ना, सीडी, ये सीडी, हम्म। ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है जो कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में। सर। एनी क्वेश्चंस? नो सर। कॉपी करना है आपको? कर लिया। कर लिया, वेरी गुड। जी। तो ये हमने IAS 12 को अपने स्टाइल में डिस्कस किया है। वैसे ये IAS बहुत मुश्किल लगता है काफी स्टूडेंट्स को, तो हमने आपको मेथड से बताया है, फॉर्मेट से बताया है, तो इसी फॉर्मेट में रहिएगा तो इंशाल्लाह आपको आसानी रहेगी। ठीक है, नोट्स में इंशाल्लाह। या स्लाइड में, इंशाल्लाह स्लाइड में पूरी चीजें ये बताई गई हैं कि किस तरह से ये हुआ है। ठीक है, जी सर। अब हम कुछ इसको सॉल्व करते हैं। हमने करनी है इसकी रिवीजन किट, एमसीक्यूज। क्वेश्चन इसके स्टार्ट हो रहे हैं 115 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 आप रीड करेंगे प्लीज। जी सर, पढ़ लिया मैंने। अब जरा देखो कितना है इस साल का एस्टिमेट। एस्टिमेट है 60। करंट ईयर टैक्स का एस्टिमेट ये है 60। आपका 60,000। जी। ओवर है, ओवर प्लस होता है माइनस होता है? ओवर माइनस होता है। कितना? 4500। 4500 हमने माइनस कर दिया। और डेफर टैक्स ये तो करंट ईयर आ गया ना। करंट ईयर कितना आया? जी, ये आ गया 555500। 5550। इसने हमसे सिर्फ करंट ईयर नहीं पूछा है, इसने हमसे इनकम टैक्स पूछा है, ओवरऑल पूछा है। जी। करंट ईयर हमने कर लिया। ये करंट ईयर टैक्स की वर्किंग है। डेफर टैक्स की वर्किंग क्या होती है? डेफर टैक्स लायबिलिटी की वर्किंग होती है। इस क्वेश्चन में सिंपल है, देखो सीडी गिवन है, सीडी ऑफ डीटीएल कितना है? कैंडल जिस तरह का सवाल है 3200। 3200। बीडी ऑफ डीटीएल कितनी है? 2600। इंक्रीज है डिक्रीज है? इंक्रीज है। कितने से? 600। अब ये जो इंक्रीज होता है ये कहाँ जाता है? एसएससीआई में एक्सपेंस।
तो ये भी एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस। ऐड हो जाएंगे। तो एक्सपेंस एक्सपेंस क्या होगा आप मुझे खुद बताएं। ये भी खर्चा, ये भी खर्चा। करंट ईयर का, डी आंसर। करंट ईयर टैक्स का है हमारे पास 55500। DTL इंक्रीज इन एक्सपेंस 600। क्या आंसर आएगा? 56,100। ऑप्शन डी आंसर। जी। डी ना? जी डी। ठीक है, अब ये तो सॉल्व हो गया, लेकिन अगर इसमें बैलेंस शीट की चीजें होती तो क्या होता, जरा देख लेते हैं, ताकि एक ही क्वेश्चन में हम सब कुछ पढ़ लें। ये जो मैंने हाईलाइट किया है, अब ये बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, हमें पता भी है, अभी हमने पढ़ा है। ये जी जो है 60,000, ये कौन सी लाइबिलिटी है? 60,000 करंट लायबिलिटी, और जो सीडी है डेफर्ड टैक्स ये का, जो है वो ये एनसीएल है। नॉन करंट लाइबिलिटी। ये दोनों पिंक कलर से जो हाईलाइट की गई हैं चीजें, ये हाँ बैलेंस शीट के आइटम्स है। राइट और रॉन्ग? जी। तो ये हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, और इसकी बैलेंस शीट आइटम्स भी हमने आइडेंटिफाई कर ली, जो आगे हमें काम आएंगी। इस क्वेश्चन के लिए तो रिक्वायर्ड नहीं जी था। होपफुली आसान लगा होगा, फॉर्मेट याद होना चाहिए। जी। नेक्स्ट है 116। स्टेटमेंट ऑफ, अब देखो दोनों पूछा है, इनकम स्टेटमेंट पूछा है और बैलेंस शीट भी पूछा है। करंट ईयर कितना है, क्या सीन है बताओ। सर ये ना जो थर्ड वाला है ना, ये जाएगा। अच्छा, मैं सॉल्व करके बताती हूँ। हम है 2001 पे, तो हाँ 2001 हमारा करंट ईयर है, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ। तो करंट ईयर टैक्स का एस्टीमेट, हम 2001 पे खड़े हैं, 30 सितंबर 01, 83,000। 83। और ये देखो, हाँ ये पिछले साल की इसने वर्किंग दे दी है। जी। क्या करें सीन, क्या करें इसके साथ? अंडर दिख रहा है, ओवर दिख अंडर रहा ओवर। है? हाँ अंडर ओवर देखते हैं पहले। बताओ, अंडर है कि ओवर है? पिछले साल, ओवर है सर, ओवर है और माइनस हाँ, होगा। दोबारा देखो, दोबारा देखो। पिछले साल कितना टैक्स बनता था? 80 बनता था, 75 दिया था, तो अंडर है। 80 बनता था, 75 दिया है। सही है, तो अंडर है। हाँ अंडर हाँ। कितने से है? 5,000। 80 बनता था, 75 दिया है, तो 5,000 से अंडर है। तो इस साल हमें ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं? जी। ये है एसओसीआई का एक्सपेंस। कोई सवाल? नहीं। बैलेंस शीट में क्या नजर आता है? करंट लायबिलिटी कौन सी जाएगी? 83,000 जाएगी वो तो। करंट, ये हम फॉर्मेट से पढ़ चुके हैं कि ये हम्म। करंट लायबिलिटी है 83,000, और ये 88,000 हमारा एक्सपेंस फॉर द ईयर है। ये क्वेश्चन भी जी सर। मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन फॉर्मेट याद हो, जिससे अभी पढ़ा है उस तरह से ही याद हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान रहेगा। कोई मसला? नहीं सर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 117। पढ़ेंगे शाबाश। जी सर। पहले करंट ईयर को सॉल्व करेंगे, फिर डेफर टैक्स को हाथ लगाएंगे, ठीक है? ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है 4,000। क्रेडिट पे तो लाइबिलिटी होती है। डेफर सॉरी टैक्स है, ये करंट ईयर है तो क्रेडिट पे है, तो इसका मतलब जी। क्या हुआ? ओवर अंडर? ओवर ओवर ओवर। ये ओवर है। और डेफर टैक्स तो बीडी दिया हुआ है। अब हम्म। प्रोविजन कितना चाहिए? करंट ईयर टैक्स प्रोविजन यानी एस्टिमेट कितना चाहिए आपको? कहाँ लिखा हुआ है सर, ये 30,000 है। देखिए, the director estimates that the provision necessary for the tax on the current year profit is 15,000। हमें कितना टैक्स प्रोविजन चाहिए, यानी एस्टिमेटेड टैक्स है 15,000। पिछले हम्म। साल ओवर हो चुका है, कितने से ओवर हो चुका है?
4, तो एक्सपेंस कितना आएगा? 11,000. ये है करंट ईयर टैक्स की 11,000 हम्म, एक्सपेंस। कोई सवाल? नहीं. ठीक है, अब बारी आएगी किसकी? डेफर टैक्स की। जी. यहाँ पे देखो कुछ नया है, ये अभी हमने पढ़ा भी है। कहता है कैरिंग अमाउंट नॉन करंट एसेट की ज्यादा है टैक्स बेस से, यानी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस कम है। और कितना डिफरेंस है? 30,000 का। 30,000. तो ये पॉजिटिव डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? जी. इसको बोलेंगे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। Difference. रिवैल्यूएशन है नहीं तो डायरेक्ट मैं टैक्स का रेट लगाऊंगा और मेरे पास आ जाएगा CD ऑफ डेफर टैक्स लायबिलिटी। यही हमने फॉर्मेट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि करंट 9,000. ज्यादा हो टैक्स बेस कम हो तो डिफरेंस प्लस में आता है, टैक्सेबल होता है। रिवैल्यूएशन है नहीं तो डायरेक्ट टैक्स का रेट लगाया तो CD आ गया कितना? 9,000. 9,000। कोई जी. सवाल? नहीं, इसकी वर्किंग होगी ना. अभी मैं कर रहा हूँ। CD हाँ. ऑफ DTL इज 9,000। BD कितना है? 12,000. अल्लाह अकबर। लायबिलिटी पहली मर्तबा उल्टी हो रही है ना, यहाँ पे देखो हम्म. चेंज हो रहा है। हमें डिक्रीज इन प्रोविजन DTL करना पड़ रहा है कितने से? जी. 3,000. डिक्रीज इन लायबिलिटी का मतलब क्या होगा? एक्सपेंस बढ़ेगा कि घटेगा? कम होगा. देखो सही बात है। इंक्रीज इन डेफर टैक्स लायबिलिटी होती है तो SOCI में क्या जाता है? एक्सपेंस जाता है। एक्सपेंस. तो जब डिक्रीज इन DTL होगा तो फिर क्या हो जाएगा? SOCI में एक तरह से उल्टी बात कर लो कि इनकम जानी चाहिए, ऐसा ही है कि नहीं है? जी. अब ये इसका नाम होता है, इसको कहते हैं हम टैक्स क्रेडिट। क्या कहते हैं? टैक्स. टैक्स क्रेडिट का मतलब है डिक्रीज इन एक्सपेंस। क्या मतलब है इसका? डिक्रीज इन इन एक्सपेंस. अदर वर्ड्स इट्स एन इनकम। एनी प्रॉब्लम? नहीं. अब देखो, अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा, उधर मैं लूंगा टैक्स। करंट ईयर टैक्स मेरा कितना आया है? 11. 11 क्या है? करंट ईयर टैक्स है ना, एक्सपेंस है क्या नहीं? जी. जी. 11,000 का मेरा एक्सपेंस है और डेफर्ड टैक्स माइनस की थ्री वजह था. से मुझे क्या हो रहा है? मेरा एक्सपेंस घट रहा है। जी. तो 8,000. ओवरऑल अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या होना चाहिए? 8,000. सॉरी, 8,000. दोबारा बताऊं एक चीज। करंट ईयर हमारा एक्सपेंस है, कितने से एक्सपेंस था? हमने निकाला हुआ था। करंट ईयर जी. एक्सपेंस वाज हाउ मच? 11,000। हियर इट इज। हम्म. ठीक है, करंट ईयर एक्सपेंस था हम्म. 11,000। डेफर्ड टैक्स इस क्वेश्चन से पहले जितने भी क्वेश्चन हुए उन सब में डेफर्ड टैक्स जो था इट वाज नॉट एन एक्सपेंस, सॉरी इट वाज नॉट एन इनकम, इट वाज एक्सपेंस। के इंक्रीज इन लायबिलिटी हो रहा था। लायबिलिटी हम्म. मतलब वो भी एक्सपेंस था तो खर्चा खर्चा प्लस हो रहा था। डेफर्ड टैक्स और करंट ईयर टैक्स दोनों ऐड हो रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर करंट ईयर टैक्स एक्सपेंस है लेकिन डेफर टैक्स डिक्रीज की तरफ आया है। डेफर टैक्स लायबिलिटी डिक्लाइन हो रही है, यानी ये इनकम है। इनकम का मतलब हमें खर्चा रिड्यूस करना पड़ रहा है। तो 11,000 से खर्चा बढ़ा, 3,000 से खर्चा कम हुआ। आंसर इज ऑप्शन सी। एनी क्वेश्चंस? नहीं सर. सर मुझे ये पूछना था कि ये जो शुरू में दो दिए हुए हैं क्रेडिट साइड पे, जी जी। तो ये बीडी कैसे हुआ? ये तो सीडी होता है ना, बैलेंस. पिछले साल का जो CD बैलेंस है वो इस साल का BD होता है ना, ओपनिंग बैलेंसेस हैं। सर लेकिन हम ईयर देखें, आप रिक्वायरमेंट में जून 30 जून 2004 लिखा हुआ है. नहीं, ये मैं आपको सही कर देता हूँ, ये 3 है। तो ये गलती क्यों है इसमें? फिर हम बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर में. हम है ना आपको बताने के लिए। नहीं सर, पेपर में तो कंफ्यूज पेपर में होंगे ना. मैं तो इसको इसको मैं बीडी समझ रही थी कब से. नहीं नहीं, पेपर में कोई एरर नहीं होता, कोई करेक्शन नहीं होती। ठीक. देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है ना उन्होंने, देखो ये लाइन लिखी हुई है। ये जो ऊपर वाली चीजें हैं ना वो 2003 से रिलेट कर रही हैं। हाँ सही है, ये मैंने नहीं पढ़ा था. ठीक है. चले रिज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि टाइम वो पता नहीं शायद कुछ हुआ है 40 मिनट्स वाला। जी सर.